हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार एस्टर 2024 के क्वेश्चन पेपर को, जो कि आपके जून में कंडक्ट करवाया गया था। इस क्वेश्चन पेपर की आंसर की जो है आपकी आए हुए टाइम हो गया, लेकिन मैं इस वीडियो को थोड़ा लेट आपके सामने लेके आ रही हूँ, क्योंकि अभी तक के मैं वेट कर रही थी कि इसका रिवाइज आंसर की आपका आ जाए, तो मैं इस वीडियो को डिस्कस करूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको क्वेश्चनों में भी थोड़ा पूछने का तरीके में भी गड़बड़ी, जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो के आंसर कंफ्यूजिंग निकला है सबका। बहुत से कैंडिडेट ने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को अपने आंसर में मतलब दिया है, क्योंकि वो जो उसकी लैंग्वेज है वो थोड़ा उनको समझने में प्रॉब्लम्स हुई है। इसके अलावा जो आयोग द्वारा आंसर की दिए गए, उसमें भी कहीं कहीं पर ऐसे आंसर की दिए गए जो कि आपके राइट आंसर ना होकर बिल्कुल अलग ही आंसर है। इसलिए थोड़ा टाइम लगा मुझे इस वीडियो को लाने में, और मैं अभी तक कोशिश कर रही थी कि मतलब वेट कर रही थी कि आपका जो है आयोग द्वारा एक रिवाइज आंसर की जो है वो जल्द से जल्द जारी हो जाए, तब हम इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ इस वीडियो को जो है पूरी अच्छी तरह से समझें। क्योंकि हमारा किसी भी वीडियो को लाना और यहाँ पर जो है प्रेजेंट करने का मेन मोटिव होता है कि हम उस क्वेश्चनों को और उसके जो अंदर ऑप्शन उसके व्याख्यान को अच्छे से समझे, ताकि वो हमारे आने वाले जो भी आगामी पेपर है उसमें हमारी उससे हेल्प मिल सके। फिलहाल चलिए, अब हम इस वीडियो को लेके आए हैं, तो अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ स्टार्टिंग में है कि हम इस वीडियो को एक पार्ट में पूरे क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। इसमें 125 क्वेश्चन है, जो अगर एक पार्ट में हम डिस्कस करेंगे और व्याख्या के साथ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करके जो है डिस्कशन करेंगे। पहले पार्ट में मैं टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस करूँगी, अगले पार्ट में हम अगेन 50 क्वेश्चन को डिस्कस करें, और थर्ड पार्ट में हम 25 जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको डिस्कस करें। फिलहाल इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा है, दाल डैश का अच्छा स्रोत है। दोस्तों, ये जो है आपके सामने जो मैं यहाँ डिस्कशन कर रही हूँ, ये एक PDF है जो कि किसी कैंडिडेट के थ्रू भेजी हुई PDF है। इसमें जो है आपके आयोग द्वारा दिए हुए आंसर और कैंडिडेट का भी आंसर है। हम यहाँ कैंडिडेट का आंसर जो है नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर आयोग द्वारा दिए हुए आंसर्स को देखते हुए चलेंगे। और ये जो पेपर आपका ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्जन में, यानी कि बाइलिंगुअल है, तो आप यहाँ पर जिसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो आप उसकी दूसरी लैंग्वेज को आराम से देख सकते हैं। फिलहाल क्वेश्चन हमारा जो है वो है आपका, दाल डैश का अच्छा स्रोत है, यानी पल्सेस आर अ गुड सोर्स ऑफ, किस चीज़ के सोर्स हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन्स के, फैट्स के, या फिर विटामिन्स के। तो हम अच्छे से जानते हैं कि दो दालें होती हैं वो किसकी अच्छी स्रोत होती हैं? प्रोटीन्स की होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, सबसे महत्वपूर्ण भोजन उपस्थित कारक है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट फैक्टर है जो भोजन के लिए मतलब इम्पोर्टेंट माना गया है। क्या ऑप्शन है आपके? ऑप्शन आपका है कलर यानी रंग, शेप एंड साइज़ यानी आकार, पैकेजिंग यानी कि जो से उसको बॉक्स में या फिर पैकेट में सील किया जा रहा है उसकी बात किया जा रहा है, उसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा, या फिर इनमें से सभी। दोस्तों, अगर हम किसी खाद्य पदार्थ के प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हम सबसे मेन किस चीज़ को मानते हैं? उसके कलर को मानते हैं, क्योंकि कलर ही जो है आपके भोजन को सबसे पहले चेंज, अगर किसी फूड आइटम का कलर चेंज हुआ इट मीन्स उसका जो है टेक्सचर भी चेंज हो जाएगा, यानी कि आकार भी चेंज हो जाएगा, उसका जो आपका स्वाद है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें किस पे डिपेंडेंट है? आपके कलर पे है। अगर फूड का कलर चेंज हुआ तो उसकी बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाएगी। तो इसका मेन फैक्टर क्या हो जाएगा? आपका कलर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हमारा है, पक्षी बनाम मांस डैश बैक्टीरिया के संपर्क से संक्रमित हो जाता है, यानी कि मांस जो है आपका किस बैक्टीरिया के संपर्क से संक्रमित हो जाता है, इफेक्टेड हो जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन आपका है कोलेस्ट्रीडियम समूह, या फिर सल्मोनेला समूह, या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई समूह, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, यहाँ जो आयोग के थ्रू आंसर माना गया, अगर हम उसे देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं है, जबकि ये आंसर आपका क्या हो जाएगा? रॉन्ग होगा। मांस और पक्षी जो है किस बैक्टीरिया के संपर्क में आने से खराब होते हैं? तो वो होते हैं आपके सल्मोनेला समूह के संपर्क में आने से खराब होते हैं। अगर हम बात करें मांस को, जो है मांस में ये बैक्टीरिया किस तापमान में, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए किस टेम्परेचर पे तेज़ी से साथ बढ़ते हैं, तो इनका जो टेम्परेचर होता है ये 40 फ़ारेनहाइट से 140 फ़ारेनहाइट के बीच में बहुत तेज़ी से अपना ग्रोथ करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमसे टेम्परेचर नहीं पूछा गया किस टेम्परेचर पे ये अपनी ग्रोथ करते, बल्कि ये पूछा गया कि कौन से बैक्टीरिया के संपर्क में आने से ये क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो जाते हैं, यानी संक्रमित हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है? इसका सही आंसर होगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन मतलब इनमें से कौन खाद्य संरक्षण का लाभ है? आपको ये बताना है कि अगर हम किसी भी फूड आइटम को प्रिजर्व कर रहे हैं तो उस प्रिजर्वेशन के क्या लाभ हो सकते हैं? में ऑप्शन पहले देख लेते हैं। ऑप्शन आपका दे रखा, खाद्य को सड़ने से बचाना, राइट है आपका।
फिर है आपका वर्ष भर खाद की उपलब्धता, ये भी एक कारण होता है। खाद का स्वाद बरकरार रहे, ये भी कारण। तो अगर ये सारे प्रिजर्वेशन हम कर रहे हैं किसी खाद्य को, तो ये सारे ही लाभ हमको प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इनमें से सभी वाला जो आंसर होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन हमारा है, आहारीय पदार्थ का नष्ट होने का कारण। क्या कारण है, बैक्टीरिया है, फफूंदी है, खमीर है, इनमें से सभी। तो आहारीय जो होता है हमारा फूड जो आइटम होता है वो आपके इन सभी के कारण आपका खराब हो सकता है। बैक्टीरिया के कारण भी खराब हो सकता है, फफूंदी के कारण भी खराब हो सकता है, खमीर के कारण भी खराब हो सकता है, इनमें से सभी। आप अगर आप खमीर ईस्ट की बात करें तो ईस्ट आप कहेंगे जो है आप इससे ढोकला इडली ये सब बनाते हैं, उसको फर्मेंटाइज करके ही करते हैं, ईस्ट के थ्रू करते हैं। तो ये कैसे जो है आपके भोजन को नष्ट कर सकता है, बट ये भी आपके भोजन को नष्ट करने में अपना योगदान देता है। तो ऑप्शन इनमें से सही सभी वाले ऑप्शन के साथ हम जाके उसको करेक्ट करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है, कुकरी को डैश के रूप में परिभाषित किया गया है। ये आपका शारीरिक प्रक्रिया है, यांत्रिक प्रक्रिया है, रासायनिक प्रक्रिया है, इनमें से कोई नहीं। तो कुकरी जो होती है वो क्या है, एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डैश अंडे वह भाग है जिसमें लोहा, जोहा लिखा है, लोहा होगा यानी कि आयरन, ऊपर आपके इंग्लिश वर्जन में दे रखा है। लोहा होता है, अंडे की जर्दी में होता है, अंडे की सफ़ेदी में होता है, अंडे के छिलके में होता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें कि आपका जो है अंडे का जो जर्दी वाला भाग होता है उसमें आयरन जो है आपका प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे एक तरह का इस तरह का भी क्वेश्चन एक पूछा जाता है जो अंडे से रिलेटिव है आपका, तो इसलिए वहाँ उसको भी हम यहाँ डिस्कस कर लें। आपसे पूछा जाता है कि अंडे में जो होता है आपका एक ग्रीन कलर का जो है रिंग आपको दिखती है, कब दिखती है, बॉयल्ड एग जो होता है उसमें, वो किसकी मौजूदगी के कारण होती है, यानी किसकी उपस्थिति के कारण होती है, तो सल्फर की उपस्थिति के कारण होती है। ये भी आपके क्वेश्चन कई बार कई पेपर में पूछे गए हैं, तो यहाँ पर भी हम इस चीज़ को जानते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एक गतिहीन वयस्क महिला की आवश्यकता होती है। क्या आवश्यकता होती है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि उसको कितनी कैलोरी एनर्जी की आवश्यकता होती है अगर वो जो है आपकी गतिहीन एक्टिव महिला नहीं है। ऑप्शन हमारे दे रखे हैं, 1875 कैलोरी, 2225 कैलोरी, 2300 कैलोरी, 1600 कैलोरी। तो दोस्तों 1875 इन्होंने आंसर मान रखा है, जो कि आपका पुराना आंसर है। अगर हम इसकी 2024 के आरडीए की बात करें तो उसमें जो है आपका 1660 माना गया, जो कि 1660 आपके ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो हम 1600 वाले ऑप्शन को भी करेक्ट मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, टोकेफेरॉल है। टोकेफेरॉल जो है आपका एक विटामिन है, इस विटामिन का रासायनिक नाम है। अब इनमें से कौन सा वो विटामिन है जिसका रासायनिक नाम है, आपको ये बताना है। विटामिन ई का, विटामिन के का, विटामिन बी4 का। विटामिन बी4 कोई विटामिन नहीं होता, बी1 बी2 बी3 बी5 आपके ये होते हैं, 7 होते हैं। तो ये तो फिलहाल है ही नहीं, अगर आपको पता है तो इसमें हम पहले ही कट कर सकते हैं। फिर है विटामिन सी, तो इसका सही आंसर लेकिन जो है वो क्या है आपका विटामिन ई है, यानी टोकेफेरॉल किसका रासायनिक नाम है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा, निम्नलिखित को छोड़कर सभी को आहार में शामिल करना चाहिए। आपको ये बताना कि इनमें से कौन सा वो आहार है जिसको छोड़कर हम निम्नलिखित को छोड़कर, मतलब इनमें से कौन सी वो जो भी ऑप्शन का दे रखा हो उनको छोड़कर सभी को आप आहार में अपने शामिल कर सकते हैं। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। क्वेश्चन है आपका आंसर, जो ऑप्शन दे रखा वो आपका संतृप्त एवं ट्रांस वसा, रेसे, कोलेस्ट्रॉल या फिर चीनी और नमक। तो देखो ये दोस्तों यहाँ जो आंसर माना गया वो रेसे माना गया, यानी फाइबर माना गया। अगर हम क्वेश्चन को देखें तो इससे बिल्कुल भी अपोजिट क्वेश्चन का सेंस निकलता है, क्योंकि इसको छोड़ के सभी को हम आहार में शामिल कर सकते हैं। ये मतलब आप कह सकते हो दिस इज़ नॉट करेक्ट। क्यों, क्योंकि हम फाइबर्स को अपने भोजन में लेते हैं और इसके अलावा हम जो भी भोजन अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा फाइबर्स की मौजूद होती है। तो ये इसे छोड़कर हम अपने बाकी चीज़ों को अपने फूड में शामिल करेंगे, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा आपका ये है कि निम्नलिखित में से मतलब बाकियों को छोड़ के किसको अपने आहार में आपको शामिल करना चाहिए, तो रेसे को आपको अपने आहार में शामिल करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, तब आपका सही आंसर हो जाएगा। 11 क्वेश्चन आपका है, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए दोनों की आवश्यकता होती है। अब ऑप्शन देखना है हमें, इनमें 2 चीज़ें आपको दे रखी हैं, दो कौन सी चीज़ें हैं जिसको हीमोग्लोबिन के निर्माण में आवश्यक मतलब उपस्थिति मुझे मतलब होनी चाहिए, तभी हमारा हीमोग्लोबिन जो है आपका बनेगा। तो ऑप्शन पहला दे रखा है आपका आयरन एवं जस्ता,
दूसरा ऑप्शन दे रखा आपका आयरन एवं कैल्शियम, तीसरा है आयरन एवं फॉलिक एसिड, या फिर आपका चौथा ऑप्शन जो दे रखा वो है आयरन एवं एस्कर्बिक एसिड। तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए जो सबसे मेन आपका या सबसे ज़रूरी चीज़ जो है जिसकी आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से आपका हीमोग्लोबिन जो है बनता है, वो आपका आयरन एवं फॉलिक एसिड है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, शरीर की प्रक्रिया का योग जो 3 ऊर्जा पोषक तत्वों से हमारे भोजन की ऊर्जा को बदलता है, वो आपको बताना है। आपका है अपचय, उपचय, शराबबंदी या फिर मेटाबॉलिज्म। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सरल शर्करा है, यानी कि आपको बताना है सिंपल शुगर कौन है। ग्लैक्टोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है। तो इसका हम सभी जानते हैं जो ग्लैक्टोज है वो क्या है, आपकी एक सरल यानी सिंपल शुगर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लाइकोजन संग्रहित होता है, ग्लाइकोजन कहाँ संग्रहित होता है, मतलब कहाँ स्टोर होता है आपके बॉडी में, आपको ये बताना है। ये आपके लीवर में होता है, मसल्स में होता है, लीवर एंड मसल्स दोनों में होता है, या फिर हार्ट में होता है। तो हम जानते हैं कि जो ग्लूकोज होता है वो आपके कहाँ संग्रहित होता है, यकृत एवं मांसपेशी में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, विकास डैश की ओर होता है, विकास किसकी ओर होता है, यानी कि डेवलपमेंट प्रोसेस फ्रॉम डैश। ऑप्शन हमारा है जनरल टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिक टू जनरल, बोथ जनरल टू स्पेसिफिक एंड जनरल टू स्पेसिफिक। यहाँ पर दोनों बार वही दे रखा है, जबकि होना चाहिए जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल होना चाहिए, जो कि आपके हिंदी में सही दे रखा है। नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो विकास होता है वो हमेशा क्या होता है, आपका साधारण से विशिष्ट की ओर होता है। यानी कि हम कोई भी चीज़ अगर हमें बॉडी में विकसित हो रही तो हम पहले छोटे छोटे स्टेप्स करते हैं, फिर उसके बाद हम बड़े स्टेप करना सीख जाते हैं। तो क्या हो रहा है, ये एक साधारण क्रिया से आपकी विशिष्ट क्रिया की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, आपका जनरल टू स्पेसिफिक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, जबकि आयोग ने माना है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो गलत है। फिर आपका 16 आता है, 16 की अगर हम बात करें क्वेश्चन, तो उसमें पूछा गया आपको आपसे बच्चों के जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक की अवधि डैश कहलाती है, यानी कि जन्म के 2 सप्ताह से 2 वर्ष की अवधि आपको बतानी है। क्या कहलाती है, स्कूल पूर्व अवस्था कहलाती है, नवजात अवस्था कहलाती है, शिशु अवस्था कहलाती है, इनमें से कोई नहीं कहलाती है। तो देखिए स्कूल पूर्व अवस्था जो है आपकी 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक तो होती नहीं है, ठीक है। ये जो होती है आपकी 3 वर्ष 5 वर्ष या 3 वर्ष से स्टार्ट होती है, तो वो उसमें चली जाएगी। तो ये आपका पहले कट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम नेटल की स्टेज की बात करें और इन्फेंट स्टेज की बात करें, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी आपका कट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बचा क्या आपका, इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आयोग द्वारा भी माना गया आपका। फिर इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है, एक्टोडर्म कोशिका का डैश परत होती है, जो कोशिका होती है उसकी जो एक्टोडर्म परत होती है वो कौन सी परत होती है, आपको ये बताना। तो किसी भी सेल की 3 परत होती है, एक बाहरी होती है, फिर अंदरूनी होती है और मध्यम होती है, फिर आपकी अंदरूनी परत होती है। जो बाहरी परत होती है उसको हम एक्टोडर्म के नाम से जानते हैं। जो आपकी मध्यम परत होती है यानी कि मिडल होती है उसको हम मेसोडर्म के नाम से जानते हैं, और सबसे जो इनर इंटीरियर अंदर की तरफ होती है आंतरिक परत, उसको हम जो है एंडोडर्म के नाम से जानते हैं। ये 3 परतें होती है। आपसे यहाँ पर एक्टोडर्म पूछा गया है, ना कि आपसे एंडोडर्म पूछा गया। तो एक्टोडर्म कोशिका की कौन सी परत हो जाएगी, आपकी बाहरी परत हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, डिम अवस्था डैश है, डिम जो है कौन सी अवस्था है, आपको ये बताना है। ये फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह के अंत तक की अवस्था है, फर्टिलाइजेशन से 1 सप्ताह के अंत तक की अवस्था है, फर्टिलाइजेशन से 3 सप्ताह तक की अवस्था है, फर्टिलाइजेशन से 4 सप्ताह तक की अवस्था। तो डिम अवस्था जो होती है फर्टिलाइजेशन से 2 सप्ताह तक के मतलब तक की अवस्था होती है, जबकि यहाँ पर 3 सप्ताह तक की अवस्था मानी 3 सप्ताह तक के बीच की अवस्था डिम अवस्था नहीं होती है। इसका सही आंसर आपका फर्स्ट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका विकास डैश पैटर्न का अनुसरण करता है। विकास किस पैटर्न का अनुसरण करता है, आपको ये बताना। निश्चित का, विभिन्न का यानी कि डिफरेंट का, या फिर आपका अनिश्चित का, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो जो विकास होता है एक निश्चित पैटर्न का अनुसरण करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवजात शिशु में कौन सा प्रतिवर्त
स्वाभाविक रूप से होता है? आपको ये बताना है जो नवजात शिशु होता है यानी न्यू बेबी बॉर्न जो चाइल्ड बच्चे होते हैं उनमें कौन सी प्रतिक्रिया स्वाभाविक रूप से होती है। ऑप्शन आपका दे रखा है चूसना यानी सकिंग, लाफिंग यानी हंसना, फिर च्यूइंग यानी चबाना, फिर नन ऑफ दीज। तो इसमें जो स्वाभाविक रूप से होने वाली क्रिया है बच्चों में, नवजात शिशु में, वो कौन सी होती है? सकिंग होती है यानी चूसना होती है। जबकि यहाँ पर आयोग द्वारा जो आंसर माना गया वो क्या माना गया? हंसना माना गया। जबकि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सकिंग होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। 21 क्वेश्चन हमारा है, 2 वर्ष के अंत तक बच्चे के कितने दांत निकल आते हैं? 10 निकल आते हैं, 15 निकल आते हैं, 20 निकल आते हैं या फिर 32 निकल आते हैं। तो 2 वर्ष के अंत तक जो बच्चों में दांत निकल आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 22 में पूछा गया बालकों के शारीरिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपको बताना है कि सबसे महत्वपूर्ण उसके शारीरिक विकास के लिए कौन सा कारक हो सकता है। वो आपका है व्यायाम, बालकों की बात हो रही है ये भी ध्यान दीजिएगा, व्यायाम, स्वच्छता या फिर पोषण या फिर नींद। तो अगर हम बालक की बात करें तो बालक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? आपका जो है पोषण है यानी कि न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन जो है उसके शारीरिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन हमारा है, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशलों के अंतर्गत आते हैं पकड़ना, लिखना, चित्रकारी, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल की अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत जो है आपका पकड़ना भी आता है, लिखना भी आता है, चित्रकारी भी आता है। तो सही आंसर क्या होना चाहिए आपका? इनमें से सभी वाला। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 क्वेश्चन हमारा है, क्रियात्मक विकास का अर्थ है, मोटर डेवलपमेंट की बात की गई है, उसका अर्थ आप क्या होता है? ये मांसपेशी नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही। फिर ये आपका मांसपेशी उचित संयोजन भी होता है, ये भी आपकी बात सही है। मोटर डेवलपमेंट में आपके जो है मांसपेशियों पे नियंत्रण करना सीखते हैं हम, संयोजन करना सीखते हैं। मांसपेशी एकीकरण जो है आपका इसी अवस्था मतलब इसमें होता है आपका क्रियात्मक विकास के अर्थ में। तो ऑप्शन इनमें से सभी वाला क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि क्रियात्मक विकास जो होता है उसमें आपका मांसपेशीय नियंत्रण, मांसपेशीय उचित संयोजन, मांसपेशीय एकीकरण सभी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 हमारा है, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था आपको क्या है ये बतानी है। प्याजे की कितनी अवस्थाएं दी थी? प्याजे ने आपकी 4 अवस्थाएं दी थी, जिसमें आपके 4 अवस्थाओं में पहली अवस्था थी आपके सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, फिर कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फिर आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यानी कि चारों अवस्थाएं यहाँ पर सीक्वेंस में ही दे रखी है। तो आपका पहला आंसर जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। सेंसरी मोटर स्टेज क्या आपकी पहली अवस्था है। 26 हमारा क्वेश्चन है, समानता बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। आपको बताना है किस अवस्था में बच्चे जो होते हैं क्या होते हैं? आपके अहम केंद्रित होते हैं। केंद्रीय पेशी अवस्था में होते हैं, पूर्व सक्रिय अवस्था में होते हैं, औपचारिक सक्रिय अवस्था में होते हैं, स्थूल क्रिय अवस्था में होते हैं। तो आपके अहम केंद्रित जो होते हैं बच्चे किस अवस्था में होते हैं? पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में होते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हमारा है, स्वास्थ्य का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है शिक्षा के द्वारा, स्वास्थ्य सेवा प्रदान करके, कानून से, इनमें से सभी। तो शिक्षा के द्वारा भी हम स्वास्थ्य जो है लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भी प्राप्त करते हैं और कानून के थ्रू भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ क्या हो जाएगा? इनमें से सभी वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा आता है 28। यहाँ पूछा गया आपसे WHO का पूरा नाम है, क्या नाम है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, होल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बोथ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर होल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, नन यानी इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं जो है WHO का फुल फॉर्म क्या है आपका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 हमारा है, आहार आयोजन के चुनौतियों में शामिल है सदस्यों की पसंद, बजट, उपलब्धता, इनमें से सभी। तो आहार आयोजन यानी कि जब हम फूड मील प्लानिंग बनाते हैं तो उसमें हम सदस्यों की पसंद को भी ध्यान में रखते हैं, हमारा बजट क्या है उसको ध्यान रखते हैं और हमारे पास क्या चीज़ उपलब्ध है उसकी भी ध्यान हम रखते हैं। तो इसमें से सभी वाला आंसर क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, प्री एक्लेमेसिया में गर्भ अवस्था में कौन कौन से लक्षण प्रकट होते हैं? उच्च रक्तचाप, मितली होना, सर में तीव्र दर्द, इनमें से सभी। तो इस स्टेज में आपका यानी कि प्री एक्लेमेसिया जो होता है इसमें आपके ये सारी जो है लक्षण प्रकट होते हैं। तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन हमारा है, भारत में मातृ मृत्यु दर अधिक होने का प्रमुख कारण क्या है? अस्वच्छता है,
अस्वस्थता है, कुपोषण है, उपेक्षा है, इनमें से सभी। तो जो है मातृ मृत्यु दर का अधिक होने का क्या कारण हो जाएगा, ये आपके सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। 32 क्वेश्चन हमारा है, आहारीय उपचार के सिद्धांत हैं। क्या सिद्धांत है, यानी आहारीय उपचार जब करते हैं तो उसमें हम किन प्रिंसिपल्स को या थ्योरी को ध्यान में रखते हैं। पहला आपका है रोग की जानकारी। हाँ, हमें रोग की जानकारी होनी चाहिए अगर हम किसी का आहारीय उपचार कर रहे हैं। रोग की अवधि क्या है, यानी कितने लंबे समय से रोग है, वो भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या है, यानी कि उस बीमारी में क्या क्या पोषक तत्वों को दिया जाना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। 33 हमारा क्वेश्चन है, भूख की कमी और पाचन क्षीणता के कारण वृद्ध व्यक्ति को चाहिए कम प्रोटीन, अधिक प्रोटीन, कम प्रोटीन एवं अधिक प्रोटीन, दोनों इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चंस जो है इनमें से बच्चों ने कहीं, कुछ बच्चों ने गलत कर रखे, कुछ ने सही कर रखे। रीज़न क्या है कि क्वेश्चन को समझने के तरीके में। अब इन्होंने पूछा भूख की कमी और पाचन क्षीणता के कारण वृद्ध व्यक्ति को चाहिए, मतलब अब क्योंकि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो उसमें भूख की कमी हो जाती है, उसकी पाचन क्षीणता क्या आती है, यानी कि जो डाइजेशन सिस्टम है वो भी उतना अच्छे से वर्क नहीं करता। ये दोनों चीज़ें वृद्ध अवस्था में हो जानी चाहिए। तो हमें उस अवस्था में क्या करना चाहिए, उस अवस्था में हमें कम प्रोटीन देना चाहिए, अधिक प्रोटीन देना चाहिए, या कम प्रोटीन एवं अधिक प्रोटीन दोनों देना चाहिए, इनमें से कोई नहीं है। तो उस अवस्था में हमें क्या देना चाहिए, कम प्रोटीन देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत अधिक वसायुक्त भोजन से होता है, अगर हम अत्यधिक फैटी फूड ले रहे हैं तो आपको जो है, यानी कि जिसमें फैट ज़्यादा है, तो आपको क्या जो है अत्यधिक भोजन लेने की वजह से हो सकता, मतलब वसा लेने के तो भोजन लेने से क्या हो सकता है, एक तो आपके एंथ्रोस्क्लेरोसिस हो सकता है, पाचन गड़बड़ी हो सकती है, मोटापा हो सकता है, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी वाला आंसर सही होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर अब अधिक वसायुक्त भोजन ले तो आप सबसे पहले, वसा अगर आपके भोजन में ज़्यादा तो आप में मोटापा देखने को मिलता है, आपका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं होता है, ये दोनों चीज़ें होती। इसके अलावा आपके एथ्रोस्क्लेरोसिस भी होती है। अब एथ्रोस्क्लेरोसिस है क्या, ये एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसमें धमनियाँ जो होती हैं उनकी दीवार जो होती है ब्लॉक यानी कि जाम हो जाती है। ब्लॉक हो जाने का मतलब इसमें जाम हो जाती है। क्यों जाम हो जाती है, क्योंकि उसमें फैट जो होता है आपका जमने लगता है, उसकी एक लेयर बन जाती है जिससे धमनियाँ क्या होती हैं आपकी ब्लॉक या फिर सख्त हो जाती हैं। और सख्त होने की वजह से क्या होता है, उनमें जो रक्त का प्रवाह होता है वो सही से नहीं हो सकता। और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि आपके भोजन में वसा की मात्रा क्या अत्यधिक है। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन हमारा है, मोटापा की परेशानी होती है शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, इनमें से सभी। तो मोटापा जो है आपकी शारीरिक भी होती है। शारीरिक क्यों होती है, क्योंकि शारीरिक रूप से आप जो है सही नहीं दिखते हो, मोटे दिखते हो, हेल्थी दिखते हो, या अत्यधिक आपका वजन हो जाता है, तो ये आपका सही हो गया। सामाजिक रूप से क्यों होता है, क्योंकि समाज में आपको बहुत कुछ आपके बॉडी की वजह से आपको सुनने को मिलता है, तो ये सामाजिक तरीके से भी आपके लिए परेशानी है। मानसिक क्यों है, क्योंकि उस समय अगर आप शारीरिक, मानसिक रूप, सामाजिक रूप से परेशान तो आप मेंटली रूप से, जाहिर सी बात है, उससे भी डिस्टर्ब होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। पेप्टिक अल्सर पाए जाते हैं। अब पेप्टिक अल्सर जो है आपका कहाँ पाया जाता है, आपको ये बताना है। गृहिणी में पाया जाता है, घेंगा में पाया जाता है, आमाशय में पाया जाता है, इनमें से सभी में पाया जाता है। तो इनमें में सभी जो है आपसे सही माना गया। तो अब आप देखिए यहाँ पर, अब आप सोचेंगे कि गृहिणी की अगर बात की जाए तो ये सही है, आमाशय की बात की जाए तो भी ये सही है, पर घेंगे में कहाँ पर से पेप्टिक अल्सर होता है, क्योंकि पेप्टिक अल्सर तो पेट और छोटी आंत में हो, जो ऊपरी हिस्से होते हैं उसमें होने वाला एक तरह का घाव है। ठीक है, मतलब अल्सर का मतलब ये होता है एक तरह का घाव हो जाना। ठीक है आपके, और कहाँ होता है ये, हमारे पेट या छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में हो जाता है, या ग्रसनी में हो जाता है। लेकिन यहाँ पर घेंगा दे रखा, लेकिन अगर आप घेंगा को देखेंगे तो यहाँ पर जो इसका इंग्लिश वर्जन, हिंदी वर्जन ना देके आप इंग्लिश वर्जन, तो ये आपका लिखा है ओसोफेगस। ओसोफेगस क्या होती है, हमारी फूड पाइप जो होती है, ग्रास नली होती है, उसे कहते हैं। तो वहाँ पर भी आपके पेप्टिक अल्सर होता है। तो इसका इसमें से, इसीलिए इनमें से सभी वाले आंसर को सही माना गया, और जिन कैंडिडेट ने इसको सही कर रखा है इनमें से सही, उनका सही आंसर है ये। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको मेरे द्वारा बताई हुई चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। दोस्तों अगर आपको बताई हुई चीज़ें और अच्छे से समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा कि मैं जो एक प्रैक्टिस सेट स्टार्ट की हूँ, इधर काफ़ी टाइम से मैंने उस प्रैक्टिस सेट को मतलब सेट को जो स्टॉप कर रखा है। रीज़न सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों से यह जानना चाहती हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं उस प्रैक्टिस सेट को अगर कंटिन्यू रखूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं प्रैक्टिस सेट को आपको इस तरीके से करा रही थी, उस प्रैक्टिस सेट में
मैंने जो स्टार्ट किया था उसमें आपके जितने भी होम साइंस की ब्रांचेस थी उनमें से मैंने एक ब्रांच को पहले उठाया है 5 ब्रांचों में से, जिसका नाम है आपका एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन में मैं चैप्टर वाइज जो है सारे क्वेश्चनों को ले रही थी, उन क्वेश्चनों को डिस्कस कर रही थी जो कि आपकी यूथ वाली बुक्स थे। तो मैं चाहती हूँ अगर आप चाहते हैं कि उन प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू रखा जाए तो प्लीज़ आप मुझे जो है कमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आगे उसको कंटिन्यू कर दूँ। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम क्या हमारा। अभी तक हमारा जो है 36 क्वेश्चन हो चुके हैं, हम अब करने जा रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है 6 रोग में आहार दिए जाते हैं, उच्च प्रोटीन युक्त दिया जाता है। 6 रोग यानी कि आपका ट्यूबरक्लोसिस जिसे हम टीबी के नाम से जानते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस तरह का आहार देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त देना चाहिए, उच्च ऊर्जा युक्त देना चाहिए, उच्च प्रोटीन युक्त एवं उच्च ऊर्जा युक्त दोनों देना चाहिए, यानी हाई प्रोटीन हाई कैलोरी बोथ होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं यानी कि नन। तो देखिए दोस्तों, जब किसी को टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस होता था तो उसे हम उच्च प्रोटीन और उच्च ऊर्जा दोनों ही देते हैं, दोनों तरह का ही भोजन हम देते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका थर्ड वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च रेशे युक्त आहार दिए जाते हैं। जब उच्च रेशे युक्त यानी कि हाई फाइबर्स डाइट में कब शामिल करनी चाहिए, जब कब्ज हो, अतिसार हो, पेप्टिक अल्सर हो, इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपको अतिसार है यानी कि डायरिया है तो अगर आप दे देंगे किसी को अत्यधिक फाइबर तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो ये चीज़ तो आपको जो है अतिसार यानी कि डायरिया में नहीं देना है। पेप्टिक अल्सर जब आपको ऑलरेडी पहले से गाँव हो रहा है और फाइबर आप जानते हैं डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है उसको, तो इस कंडीशन में भी आप इसे नहीं दे सकते हैं। आपका आता है कब्ज की स्थिति में हम जो है हाई प्रोटीन जो है सामने वाले पेशेंट को देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 39 क्वेश्चन हमारा है, मोटापा संबंधित है मधुमेह से, किडनी से, हृदय से, इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका सही है। कुछ कैंडिडेट ने मधुमेह लगा रखा है, लेकिन मोटापा जो है आपके जो है मोटापा के कारण आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मतलब हार्ट से रिलेटिव भी हो सकती है, किडनी से रिलेटिव और मधुमेह। तो ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन से बुरे कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाने जाता है, यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से हम किसे जानते हैं। VLDL को जानते हैं, या फिर HDL को जानते हैं, या फिर LDL को जानते हैं, या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड को जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो किसको हम जानते हैं, LDL को जानते हैं। और LDL का फुल फॉर्म आपका होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से कौन गृह प्रबंधन का दूसरा सोपान है, यानी कि दूसरा स्टेज आपका कौन सा है होम मैनेजमेंट का। पहला है आपका नियंत्रण यानी कि कंट्रोलिंग, दूसरा आपका है प्लानिंग यानी योजना बनाना, तीसरा आपका ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्थापन करना, चौथा ऑप्शन हमें इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो होते हैं गृह प्रबंधन यानी होम मैनेजमेंट के 3 जो है आयाम कह सकते हो, स्टेज कह सकते हो, चरण कह सकते हो, ये आपको बताए गए, जिसमें से आपका पहला होता है प्लानिंग, दूसरा होता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा आपका होता है कंट्रोलिंग। इन्होंने आपसे दूसरा पूछा तो दूसरा जाहिर सी बात है आपका क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग होना चाहिए। जबकि योजना इन्होंने माना, जबकि आपकी क्या है यहाँ पर या तो पहला होना चाहिए कि फर्स्ट स्टेप क्या है, और अगर दूसरा इन्होंने पूछा तो दूसरा आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग यानी कि व्यवस्थापन। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 42 क्वेश्चन हमारा है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रियाओं का खाका तैयार करना डैश कहलाता है। जब हम किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो उससे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका खाका तैयार करते हैं, और उस खाका को तैयार करने के लिए क्या करते हैं, हम प्लानिंग करते हैं, एक योजना बनाते हैं, मतलब कि किस तरह से उसको क्रियाबद्ध तरीके से आपको करना है। तो ये सारी चीज़ें आप जो है किस में करते हो, प्लानिंग में करते हो। तो पहले तो हमने आंसर बता दिया, फिर भी हम ऑप्शन आपका एक बार देख लेते हैं। पहला आपका है नियंत्रण, दूसरा आपका व्यवस्थापन, तीसरा आपका योजना बनाना, और चौथा आपका है मूल्यांकन। और आंसर हमारा क्या था, प्लानिंग यानी कि योजना बनाना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य सरलीकरण कार्य को डैश बनाता है, आसान, सरल, शीघ्र, इनमें से सभी। तो देखिए अब यहाँ पर आपको आसान, सरल, शीघ्र ये सारे एक जैसे लग रहे होंगे, बट ये एक जैसे नहीं हैं। इन सब में जो है बहुत माइनर डिफरेंट है आपका।
और सही आंसर जो आपका होगा, कार्य सरलीकरण को डैश बनाता है। तो आसान नहीं, शीघ्र नहीं, क्या बनाता है, सरल बनाता है। सरल मतलब हो गया कि उसको मतलब कि आपका सिंप्लीफिकेशन सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे किया जा सकता है वो उस तरह से बताता है। शीघ्रता की तो बात ही नहीं है, मतलब सरल अगर बना रहे तो आप उस कार्य को शीघ्र नहीं कर सकते। कभी कभी कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो बहुत डिफिकल्ट तरीके से होते हैं, उसमें एनर्जी भी ज़्यादा जाती है, समय आपका समय भी जाता है, आपका मनी भी जा रहा है। तो उसको एक सरल तरीके से करना मतलब होता है कि हम इसको इस तरीके से करें तो इसमें हमारा समय, एनर्जी और धन सब कम कुछ जो है आपका कम लगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ना कि आसान और शीघ्र होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है 44 में आपसे पूछा गया संसाधन डैश होते हैं। क्या होते हैं संसाधन, आपको रिसोर्सेज आर क्या है, आपस में संबंधित होते हैं, आपस में नहीं संबंधित होते हैं, बिल्कुल भिन्न होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो रिसोर्सेज होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं, बिल्कुल भिन्न नहीं होते हैं। और आपका आयोग के थ्रू जो आंसर माना गया वो क्या माना गया, बिल्कुल भिन्न माना गया, लेकिन आंसर आपका क्या होना चाहिए, आपस में संबंधित। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। 45 क्वेश्चन आपका है, ऑपरेशन 4 डैश उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है, आपको ये बताना। औपचारिक तकनीक का, अनौपचारिक तकनीक का, नॉन फॉर्मल तकनीक का, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आपका दे रखा है अनौपचारिक तकनीक यानी इनफॉर्मल, जो कि आपका करेक्ट है। लेकिन जिन बच्चों ने नॉन फॉर्मल टेक्निक लिखा है वो भी आपका करेक्ट है। क्यों, क्योंकि इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल आपका एक इंग्लिश वर्जन दे रखा है, नॉन फॉर्मल को हम जो है इनफॉर्मल भी कहते हैं। तो ये दोनों सिमिलर हैं, तो इसका अगर दोनों में से कोई भी एक आंसर किसी भी बच्चे ने लगा रखा तो वो आपका सही आंसर होगा। और आयोग थ्रू जो माना गया है, इन्होंने माना है इन आपका अनौपचारिक, तो ये तो आपका करेक्ट है ही है। लेकिन अगर किसी ने इसको लगा तो वो भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि नॉन फॉर्मल भी आपका क्या अनौपचारिक तकनीक ही होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, आपका सेकंड है। फिर 46 क्वेश्चन हमारा है, मतलब एक तरह से विवादित क्वेश्चन आप कह सकते हो इसको। 46 क्वेश्चन आपका है, घरेलू कार्य को करते समय डैश हाथों की गति करें। कैसे करें, बड़ी करें, छोटी या फिर बड़ी, कोई भी इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा और आप सभी जानते हैं जब घरेलू कार्यों को करते समय हम क्या करते हैं, अपने हाथों की गति बड़ी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रबंधन का जड़ किसे माना जाता है, यानी कि आपने पढ़ा होगा कि प्रबंधन का सोल किसे कहते हैं, प्रबंधन की जड़ किसे कहते हैं। तो पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, लक्ष्य को कहते हैं, मूल्य को कहते हैं, निर्णय लेने को कहते हैं, संचार प्रक्रिया को कहते हैं। तो संचार जो आपका मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट की जो जड़ होती है, प्रबंधन की जो जड़ होती है वो क्या होती है, हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, यानी कि निर्णय लेना। ये निर्माण लिखा है, निर्णय होगा, निर्णय लेना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 क्वेश्चन हमारा है, कौन सी रेखा ऊंचाई का भ्रम देती है। कौन सी रेखा देती है, खड़ी रेखा देती है, पड़ी रेखा देती है, वक्र रेखा देती है, क्रॉस रेखा देती है। तो ऊंचाई का भ्रम जो होती है वो कौन देती है, आपकी खड़ी रेखा देती है, यानी कि वर्टिकल लाइंस। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 49 है, निम्न में से कौन द्वितीय रंग है, रेड है, ग्रीन है, ब्लू है या फिर येलो है। पहली तो आप ये बताइए प्राथमिक रंग कौन सा है। प्राथमिक रंग हमारे जो है रेड है, ब्लू है और येलो है। तो आपका बचा क्या, ग्रीन बचा। तो ग्रीन क्या है, आपका सेकेंडरी कलर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है। आज की इस वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 50, वो है आपका ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है। मानसिक आय है, ये प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, अप्रत्यक्ष वास्तविक आय है, मौद्रिक आय है। तो आपका ब्याज और लाभांश जो है वो क्या है, आपका मौद्रिक आय है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लास्ट में फिर से मैं एक बार आपसे कहूँगी कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।